हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। तो लास्ट टाइम हमने होमोलिटिक फिजन वर्सेस हेटेरोलिटिक फिजन पढ़ा और वहाँ पे हमने देखा कि होमोलिटिक फिजन में क्या बनता है, फ्री रेडिकल्स। और जो हेटेरोलिटिक फिजन है उसका प्रोडक्ट क्या बन रहा था, कार्बोकटायन एंड कार्बोनाइन। तो ये क्या होता है कि आपके रिएक्शन के दौरान बनते हैं, मतलब इनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। मतलब बहुत कम समय के लिए जो स्पीशीज बनती हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो बहुत कम समय के लिए बनती हैं स्पीसीज, उनको कहा जाता है आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है जी। तो उनमें ये फ्री रेडिकल्स हैं हमारे, कार्बोकटाइन है, कार्बोनाइन है, कार्बीन्स हैं, नाइट्रीन्स हैं, बेंजाइन है। इन सबको हम अलग अलग से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक बिल्कुल क्लैरिटी से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज जो टॉपिक है वो फ्री रेडिकल्स के ऊपर है और उनकी स्टेबिलिटी के ऊपर है। तो पहले जानते हैं फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने कि जो फ्री रेडिकल्स हैं दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द होमोलिटिक फिजन, पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं मैंने बता दिया आपको। शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज, बहुत कम समय लिए बनती हैं, कहा गया शॉर्ट लिव्ड, बहुत कम समय के लिए बनेगी। जो शॉर्ट लिव्ड, कितना शॉर्ट लिव्ड हो सकता है, 10 की पावर मतलब कुछ सेकंड्स के लिए बनती हैं, 10 की पावर माइनस सेकंड समथिंग, ठीक है, -6 के लिए ले लीजिएगा, 10⁻⁻⁶ सेकंड्स टू फ्यू सेकंड्स, है ना, शॉर्ट लिव्ड एंड हाईली रिएक्टिव। और साथ में हाईली रिएक्टिव भी होंगे बच्चे, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड होगी एंड हाईली रिएक्टिव स्पीशीज formed ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो रिएक्शन के दौरान बने, और जो शॉर्ट लिव्ड होती हैं बहुत कम समय में बनती हैं, और दे आर हाईली रिएक्टिव। समझ आ गया जी। आगे चलते हैं। मतलब वही बात, ड्यूरिंग द रिएक्शन का मतलब जो क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होती है, मतलब बॉन्ड टूटता है आपका, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, ये बात हमने की हुई है। होमोलिटिक वे से टूट सकते हैं क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, और हेटेरोलिटिक वे हो सकता है आपका। ये लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे। फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स, कार्बोकटायन, कार्बोनायन हो सकता है, ठीक है जी, कार्बोकटायन, कार्बोनायन, कार्बीन्स हो सकती हैं, कार्बीन्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर नाइट्रीन्स हो सकती हैं बच्चे, नाइट्रीन्स हो सकती हैं, या फिर आपका एक बेंजाइन भी होता है, बेंजाइन, इन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज पढ़ेंगे सबको आराम से। तो चलिएगा, पहला जो हमारा है वो है फ्री रेडिकल्स। कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं जी, फ्री रेडिकल्स। तो याद होगा फ्री रेडिकल्स क्या थे जी, जो होमोलिटिक फ्यूजन के द्वारा बने थे। मतलब इसमें क्या था, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया था आपने, है ना? जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन था आपका एटम्स का, हर एक एटम में जो बॉन्डिंग आपके एटम थे, उन्होंने अपना जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो वापस ले लिया। तो उस टाइम पे जो स्पीशीज बनी थी उनको हमने कहा था फ्री रेडिकल्स। याद होगा आपको। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो लास्ट लेक्चर जरूर देख कर आए बच्चे, ठीक है, तभी आपको जल्दी समझ आएगा, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाए, तो कहा गया ये आपकी स्पीसीज होती हैं कैसी, जो कि न्यूट्रल स्पीसीज, मतलब फ्री रेडिकल्स की बात कर रहा हूँ, न्यूट्रल। अब इलेक्ट्रॉन लिया है तो मतलब इनके ऊपर मैं बताता कोई चार्ज नहीं होता। बेशक अपना इलेक्ट्रॉन इन्होंने कहीं से गेन थोड़ा ना किया, वो तो इनका खुद का अपना इलेक्ट्रॉन था, अपना ही इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, तो क्या फर्क पड़ गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही है जो इनकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में थी। तो कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं आता फ्री रेडिकल्स के ऊपर। ये न्यूट्रल स्पीसीज होती हैं एंड दे आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है जी। तो बनाते हैं सबसे पहले इसके बारे में। फ्री रेडिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम, और या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, और ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके पास क्या होता है, हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन, है ना। इनके पास क्या होता है जी, अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, या ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है इनके पास। एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ऑड इलेक्ट्रॉन, ऐसा बोल सकते हैं। दूसरी बात इनके बारे में, न्यूट्रल स्पीशीज होंगे, याद रखना, दे आर न्यूट्रल स्पीशीज, भूलना नहीं है,
न्यूट्रल स्पीसीज है जी, ये न्यूट्रल स्पीसीज होंगी, ठीक है। हाईली रिएक्टिव होंगी। अब कई बार ये पूछा हाईली रिएक्टिव क्यों है ये। अब देखो इनके पास क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया Cl रेडिकल, है ना, ये ऐसे बनता है। असल में इसके पास क्या है, असल में Cl एटम ही तो है। असल में ये Cl एटम में इसके पास अपने खुद के इलेक्ट्रॉन है, लेकिन रेडिकल क्यों? क्योंकि अनपेड ये बना क्या है, रिएक्शन के दौरान बना है, बहुत कम समय के लिए बना है। तो जिसके पास क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब अनपेड है तो सिर्फ इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या बन, दे आर हाईली रिएक्टिव, दैट्स व्हाई दे आर हाईली रिएक्टिव, क्योंकि उनको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसको पेयर करने के लिए, ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव because they have greater tendency to pair up their unpaired electron to achieve the octet configuration, ये भी बोल सकते हैं, to achieve the octet of electrons, है ना। तो आपको यहाँ से क्लियर कट होगा। पहले तो हाईली रिएक्टिव नहीं भूलना, इन न्यूट्रल स्पीसीज हैं और इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं जी आपके साथ, ठीक है। ये चीज़ें आपने कभी नहीं भूलनी। आगे चलते हैं मेरे बच्चों। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, याद होगा जब हमने क्या पढ़ा था, होमोलिटिक फ्यूजन। द्वारा एक बार और, कि जब मान लो कि Cl2 है हमारे पास, तो Cl और Cl में बॉन्ड बने, एक ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, जो एक ही इलेक्ट्रॉन है ये शेयरिंग में दिया हुआ है। अब अगर ये बॉन्ड टूट जाए, मतलब क्लीवेज जो बॉन्ड होगी, ब्रेक होगा बॉन्ड, तो ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और ये अपना, तो यहाँ पे क्या होगा, Cl रेडिकल आपके फॉर्म हो जाएंगे बच्चे, दिस अ क्लोरीन रेडिकल, ठीक है जी। ऐसे ही हो सकता है कि आपके पास CH4 हो, जैसे मीथेन। यहाँ पे कोई रिएक्शन हुई है, मान लो HNU में सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है, तो ये जो H है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, कार्बन के पास अपना एक फोर्थ इलेक्ट्रॉन रह गया। तो उस टाइम पे आपको ये ऐसा कुछ दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा मेरे बच्चे, दिस इज अ मिथाइल रेडिकल। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, CH3 लाइक दिस, ऊपर एक इलेक्ट्रॉन फ्री, तो इसको बोलते हैं मिथाइल रेडिकल। क्लैरिटी है मेरे ख्याल से, मिथाइल रेडिकल या मिथाइल फ्री रेडिकल भी बोल सकते हैं। धन्यवाद। और एग्जाम्पल देख लो, इसको नोट कर लीजिए, पहले बोल रहा हूँ, इसको क्या करें, पॉज करें और नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट जो है, अगर कोई एग्जाम्पल एक और ले लिया जाए, मान लो बहुत ज़्यादा मैंने टेम्परेचर दे दिया, कोई रिएक्शन हमारे पास, एक प्रोडक्ट लेट्स से दिस इज टॉलुइन, दिस इज, ये टॉलुइन है हमारे पास, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा हीटअप कर दिया, हीट दी हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो एक H होगा, कहाँ से, कार्बन से जो एक H होगा बच्चे, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा यहाँ से, और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन रख लेगी एक। डन है जी। और याद रखना यहाँ पे मैं ये जो एरो यूज कर रहा हूँ, ये हाफ हेडेड एरो है, ये कंप्लीट एरो नहीं है। ये सिर्फ ये बता रहा है कि जो मूवमेंट है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की है, दो इलेक्ट्रॉन की नहीं हुई है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, CH2, तो ये रेडिकल, दिस इज बेंजाइल, मैंने समझाया था इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल रेडिकल, बेंजाइल रेडिकल। डन। ऐसे ही अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl है, तो यहाँ पे क्या होगा, या CH3 ही मान लें, आपको दिक्कत नहीं है, Cl क्यों मानना है, कई बार इसको मान लीजिएगा CH3 है, सपोज कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, HNO की प्रेजेंस में है, सनलाइट है यहाँ पे, तो जो H होगा बच्चे इस कार्बन का, ये जहाँ पे हाइड्रोजन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर देगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 रेडिकल।
कि कौन सा है, इसको बोलते हैं अलाइल रेडिकल। अलाइल, अलाइल का मतलब है, अलाइल किसको बोलते हैं, नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड, मतलब ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड है, मतलब रेडिकल कहाँ बने, उस कार्बन पे बने दैट इज नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड है जो, याद रखेंगे। अगर विनाइल बोलता, विनाइल का मतलब था इसी कार्बन पे आ जाता फ्री रेडिकल आपका, फिर ये वाला एच गायब होता आपका, याद रखें इस बात को। डन है। आगे हम ये पढ़ते हैं, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो नोट करेंगे साथ साथ में। हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल्स। हमें पता भी होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर में कैसा दिखता है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल, स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल, देखिएगा मैं एग्जाम्पल के तौर पे CH3 ले लेता हूँ, सी मिथाइल रेडिकल जो हमने पहले लिया था। देखो मिथाइल रेडिकल जो होगा, इसको अगर थोड़ा स्ट्रक्चर बनाया जाए कैसे दिखता है, हाई ब्रीडाइजेशन इस कार्बन की निकालने की कोशिश करते हैं, मैं शॉर्टकट सिखाए हैं। तो क्या होगा, जो ये 3 बॉन्ड है H के साथ वो ऐसे दिखाई देंगे, और जो एक इलेक्ट्रॉन है, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो p ऑर्बिटल में बैठा होगा। ये जो p ऑर्बिटल रह गया ऐसे का, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बैठा होगा जो अनपेड है। तो जो हाई ब्रीडाइजेशन बनी है वो क्या बनी है, spp। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये काउंट नहीं होगा क्योंकि अनपेड है अभी, तो क्या होगा, दिस इज sp2। तो मतलब जो हाइब्रिडेशन होती है कार्बन की इन फ्री रेडिकल, वो क्या होती है, sp2 होती है मेरे बच्चे। अगर sp2 होगी तो याद रखें ये जो बॉन्ड एंगल है दिस गोइंग टू बी 120 डिग्री, और ये जो 3H लगे हैं ये किस में लगे होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी इसकी, क्या बनेगी, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। और ये जो है आपकी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, मतलब इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन बैठा है आपका, ठीक है जी, जो अभी पेयरिंग में नहीं यूज किया गया। अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन आपका बैठा है इसको, ठीक है जी, तो बना लें। देन अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल containing सिंगल इलेक्ट्रॉन या containing ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। ज्योमेट्री कैसी बनी है, पहले हाँ पहले हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन या सी एटम इन फ्री रेडिकल क्या होती है जी, देखिए sp2 क्या होगी, sp2 मैंने बता दिया कैसे करना है। उसके बाद जो ज्योमेट्री बनी है, ज्योमेट्री है वो क्या दिख रही है, ट्राइगोनल प्लेनर, इसको कई बार प्लेनर भी बोल दिया था सिंपल। प्लेनर का मतलब ये कि ये जो कार्बन है और ये जो 3 हाइड्रोजन है ये एक ही प्लेन में है मेरे बच्चों, किसमें है, ये सेम प्लेन में है, ठीक है। ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, या सिंपल कई बार प्लेनर ज्योमेट्री भी कहा जाता है, याद रखना। और बॉन्ड एंगल कितना है इसमें, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, याद रख पाएंगे, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे हम ये पढ़ रहे हैं, मैंने कहा कि हम सब पढ़ क्यों रहे थे, आपको याद होगा, मैंने फर्स्ट लेक्चर से मैंने आपको बताया है, जब से हमने स्टार्ट किए हैं आपके, मतलब रेजोनेंस स्टार्ट की थी हमने, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रिएक्शंस करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मैकेनिज्म क्या है रिएक्शंस का। तो रिएक्शन का मैकेनिज्म जानने के लिए हमें ये सब पढ़ा हुआ है, तभी हम भी पढ़ रहे हैं फ्री रेडिकल्स। तो ये जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं ये रिएक्शन के दौरान बने, मतलब ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ना कार्बोकेटाइन होंगे ना कार्बन आयन होंगे, वो आपके जस्ट क्या है रिएक्शन के दौरान, मतलब रिएक्शन के कहीं बीच में कुछ बनते होंगे वो। तो कहा गया क्यों पढ़ रहे हैं इनको, ताकि हमें समझ आए मैकेनिज्म क्या है, मतलब रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है, समझ में आ रहा है। तो ये है इसका कारण पढ़ने का। तो हमने कहा रिएक्शन के दौरान ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ, जो बनेगा वो लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट कुछ और बनता है, ठीक है। ये बस आपको बताया गया कि ये रिएक्शन के दौरान बनते हैं,
इनको हम पहचान के बता सकते हैं कि रिएक्शन असल में कैसे गई होगी, कैसे प्रोसीड किया होगा उसने, कौन कौन से फैक्टर रहे होंगे जिनसे हम अपनी जो प्रोडक्ट की यील्ड है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके। नेक्स्ट चलते हैं, और एक बात देख लीजिए, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड है तो ये फ्री रेडिकल्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, फ्री रेडिकल्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, फ्री रेडिकल्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि क्या है इनके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बैठा है। नेक्स्ट, अब कहा गया वो कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जिनमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं, कोई यहाँ पे कोई जनरल रूल है, कहा गया बिल्कुल है, तो उसको देखते हैं कि वो कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होके जाती हैं, जहाँ पे फ्री रेडिकल्स बनता है एज अ इंटरमीडिएट बनता है ना। तो देखिएगा जरा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉपिक कि केमिकल रिएक्शंस, इनको बच्चे हम सबको पढ़ेंगे, याद रखिएगा। ये केमिकल रिएक्शंस में आएंगे जब मैं आपको +2 में जाऊँगा, जब +2 के टॉपिक होंगे आपके, जब +1 के हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे वहाँ पे मैं आपको सब दिखाऊंगा ये कैसे यूज़ किया जाता है इनका। तो आपको इनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बहुत, ये जीओसी का पार्ट है और यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा हर एक लेक्चर को। केमिकल रिएक्शंस विच प्रोसीड या विच टेक्स प्लेस, विच प्रोसीड बोल रहे हैं, विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ हेल्पर। ध्यान रखिएगा, ये कोड वर्ड है, मतलब एक तरह का निमोनिक बोल सकते हैं आप, हेल्पर। कहा गया जो रिएक्शन हेल्पर की प्रेजेंस में होती होंगी वो सब फॉलो करती हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है जी, इन द प्रेजेंस ऑफ हेल्पर फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का मतलब ये है कि रिएक्शन के दौरान जो इंटरमीडिएट बनेगा वो एक फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है जी, तो कौन कौन सी रिएक्शन ध्यान से देखेगा। हेल्पर से क्या पता चलता है, एच का मतलब ऑब्वियसली हीट होगा, हीट, अगर हीट ज़्यादा है, हीट कितनी, टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा या उसके इक्वल होना चाहिए। ई का मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, अगर कोई रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है तब भी वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगी। एल का मतलब क्या होगा, कोई बता सकता है। एल का मतलब है लाइट, लाइट का मतलब सनलाइट की बात कर रहा हूँ जी यहाँ पे, ये वो वाली लाइट नहीं है कि बल्ब से फेंक दी लाइट, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कहीं ऐसा सोचते होंगे, ये सनलाइट की बात करो। सनलाइट को रिएक्शंस में कैसा लिखा जाता है, एच की फॉर्म में, ऐसे एच की फॉर्म में लिखा जाता है, इसका भी खास ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पी है, पी का मतलब पेरोक्साइड होता है बच्चे। अगर कोई भी रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हुई है तब भी वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो। पेरोक्साइड का मतलब होता है, पेरोक्साइड किसको बोलते हैं, अगर ये ऐसा लिंक हो, कुछ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लिंक हो, इधर कुछ भी लगा हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पेरोक्साइड लिंक। ऐसा कहीं आपको दिखाई देगा तो वो पेरोक्साइड होगा और वो रिएक्शन फॉलो करेगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा कौन है, हेल्पर के बाद आर का मतलब क्या हो सकता है, मतलब खुद रेडिकल ही हुआ और क्या है, खुद रेडिकल होगा कि मतलब वन ऑफ द रिएक्टेंट या समथिंग कोई रेडिकल प्रेजेंट होगा तब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तो फॉलो होगा ही होगा। चलते हैं आगे, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है जी ये। इसका यूज़ करने मतलब हमें देखते पता चल जाता है कि रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगी कि नहीं करेगी। अगर ये कंडीशन वहाँ पे कि इनमें से कोई एक कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन है तो वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगी आपका। डन, तो चलते हैं। इससे हमें मदद मिलती है बच्चे की फ्री रेडिकल जो भी आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा वो कौन बनेगा। ठीक है, तो हम अपने प्रोडक्ट तक हमें रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, हम अपने प्रोडक्ट तक एक लॉजिकल वे में पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलिएगा, मैं रफ करने जा रहा हूँ, जिस पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
आगे है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इनकी जो स्टेबिलिटी होती है मेरे बच्चे, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। जो फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? हाइपर कॉन्जुगेशन। और हमने पढ़ा है हाइपर कॉन्जुगेशन क्या चीज़ होती है, तो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्टेबिलिटी जो है फ्री रेडिकल्स की, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री radicals is directly proportional to the hyperconjugation। हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन किस बात पर डिपेंड करती है? अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा आपकी हाइपर कॉन्जुगेशन होती है। और यू कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है मेरे बच्चों, चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं इनके ऊपर। मान लीजिएगा पहले वो सिंपल सी एग्जाम्पल कि मेरे पास कुछ ऐसा रेडिकल है, दिस इज आर। आर का मतलब अल्काइल ग्रुप है। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ये कौन सा हुआ? जैसे टर्शरी, टर्शरी फ्री रेडिकल, क्योंकि जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है फर्दर कनेक्टेड टू डायरेक्टेड कनेक्टेड टू द 3 कार्बन, दैट इज टर्शरी या फ्री रेडिकल बन गया ना, इज अ 3 डिग्री, या टर्शरी भी कहा जाता है। ऐसे सेकेंडरी हो जाएगा मेरे बच्चे, दिस इज सेकेंडरी, यहाँ पे कैच हो जाएगा। देन प्राइमरी रेडिकल, देन मिथाइल रेडिकल। तो स्टेबिलिटी के ऊपर बात की जाए तो स्टेबल सबसे ज़्यादा कौन हमें दिखाई दे रहा है? कि ये जो कार्बन, यहाँ पे कार्बन, इनके पास ऑब्वियसली क्या होगा, कोई ना कोई तो एच होगा ही होगा, या इसको इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी दे सकते हैं आप कि ये क्या करेंगे, ये अपना इंडक्टिव इफेक्ट भी दे सकते हैं प्लस आई, क्योंकि जो अल्काइल ग्रुप होते हैं दे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों लग सकते हैं यहाँ पे। तो हमें दिखाई दे रहा है कि जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतने ज़्यादा वहाँ पे क्या हो सकता है, आपके अल्फा हाइड्रोजन होंगे। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होगा, जो ये कौन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन बैठा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पेयरिंग में होगा। मैंने आपको बताया हुआ कैसे होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए मेरे बच्चों उसकी। मतलब ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है जो पेयरिंग में नहीं है, ये पेयर पुनः स्टार्ट हो जाता है। मतलब इस कार्बन की जो टेंडेंसी है पेयरिंग करने की, वो क्षमता वो बढ़ा देते हैं। कहने का मतलब इसको सेटिस्फाई कर देते हैं। कैसे सेटिस्फाई करते हैं कंडीशन को देखिएगा जरा। मान लीजिए यहाँ पे CH3 लगे, दिस इज आल्सो CH3, दिस इज आल्सो CH3 एंड दिस इज फ्री रेडिकल। हाइपर कॉन्जुगेट में क्या कहा था, ये अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, दैट जो कार्बन आपकी अटैच्ड है फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये रेडिकल कार्बन है। ये जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसको क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और जो हाइड्रोजन इनके पास है, इन तीनों, ये तीनों अल्फा कार्बन हुई, और जो इनके पास हाइड्रोजन है दे इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन्स। तो हाइड्रोजन एक का मैं बना के दिखाऊं, CH2, यहाँ पे क्या होगा बच्चे, तो ये क्या होगा, मान लीजिएगा यहाँ पे जो ये फ्री रेडिकल है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये जो कार्बन है अपना इलेक्ट्रॉन उठाएगी और यहाँ पे पेयरिंग कराएगी। जो H का खुद का इलेक्ट्रॉन है वो H खुद रख लेगा अपने पास, रख लेगा जी। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे बनी, दिस इज CH3 CH3 CH2 डबल बॉन्ड, और यहाँ पे जो इसके पास H था वो फ्री रेडिकल बन के ऐसे बन गया, वो वही का वही अटैच्ड है अभी भी। मतलब इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, बट वो कहीं दूर नहीं है, पास में ही बैठा है। समझ में आ गया। अब ऐसे स्ट्रक्चर कितने बन सकते हैं, कहा गया जितने अल्फा हाइड्रोजन है +1, दैट इज 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो मतलब 10 अल्फा आपके हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन सकते हैं इसके। तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। आप देख सकते हैं ये कार्बन का जो आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन था वो पेयरिंग में जा रहा है, बार बार जाएगा। ठीक है, तो यही कारण है इसका कि जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, ये रहेगा। डन है। ये मिथाइल रेडिकल, क्योंकि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं,
हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। ठीक है जी, याद रखेंगे इसको कैसे हुआ। मैंने बहुत डिटेल में समझाया अपने प्रीवियस लेक्चर में भी, हाइपर कॉन्जुगेशन अलग से टॉपिक है ये। चलिएगा आगे, आगे चलते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि आपको सपोज कीजिएगा बेंजाइल की बात करता हूँ, हमने बेंजाइल रेडिकल की बात की है। ये लीजिएगा बेंजाइल रेडिकल, बेंजाइल रेडिकल जो बनता है ये भी स्टेबलाइज्ड है भाई। कहा गया कैसे, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा इसका, तो ये वाला जो होगा ये यहाँ पे जाएगा, ये नेक्स्ट चले जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये चला जाता है, मतलब आपकी रेजोनेंस पूरी पूरी रेजोनेंस होती चली जाती है यहाँ पे। मैंने आपको एक ही बार में दिखा दिया, इसके पूरे स्ट्रक्चर दिखाए हुए मैंने आपको, अगर आपको याद होगा कि स्ट्रक्चर बनते कैसे हैं, है ना। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये वाला जो बेंजाइल रेडिकल है आपका, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इसकी। आगे बना के देख लेते हैं, एक यहाँ पे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चला जाएगा, तो इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा पहला वो ही ऐसा होगा। यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड CH2। तो अगेन बार बार क्या होगा, जो ये आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये पेयरिंग में जाएगा बार बार, जो रेजोनेंस, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी मेरे बच्चे। ठीक है, फर्दर आगे जा सकते हैं। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया। अब एक और बेंजाइल रेडिकल की बात की थी हमने। बेंजाइल रेडिकल में क्या होगा, सॉरी अलाइल रेडिकल, बेंजाइल तो अपने खुद पढ़ा है। दिस इज अ बेंजाइल रेडिकल, बेंजाइल रेडिकल, और ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। डन। फिर हमारे पास अल्काइल रेडिकल, अलाइल रेडिकल, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन, दिस इज अलाइल रेडिकल। तो स्टेबिलिटी अब इसकी भी कैसे स्टेबल, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ वाला ये यहाँ आएगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन ये कार्बन खुद उठा लेगी, तो यहाँ पे रेजोनेंस हुई है। कैसे हुई है, दिस CH2 रेडिकल यहाँ बन गया, CH डबल बॉन्ड CH2, और ये दोनों इक्विवेलेंट है, याद रखेंगे, दे आर इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। बताया था इनकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। डन, नोट कर लें साथ साथ में, जल्दी से नोट करो मेरे बच्चों। अब नेक्स्ट, अगर आपको कोई पूछ ले ये बात कि मुझे बताओ कि 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होते हैं अगर इन तीनों में, और ये दो भी साथ में जोड़ लिए जाए, तो कहा गया इनका स्टेबिलिटी हम बता सकते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो देखेगा स्टेबिलिटी ऑर्डर इनका, जितने भी ये हमारे पास हैं 3 2 1, ये मिथाइल, बेंजाइल एंड दिस इज अलाइल रेडिकल। अगर इनके बारे में बात करनी है, इन सब में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, कहेगा सबसे स्टेबल ये 3 डिग्री होगा जी। जो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, रिलेटिव स्टेबिलिटी, मैंने आपको एक बात बताई है कि रेजोनेंस है अगर, और अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन या इंडक्टिव फैक्टर, तो हमेशा डोमिनेट कौन करेगा, रेजोनेंस करेगी, ये बात याद रखना। लेकिन यहाँ पे याद रखेगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर ही बहुत ज़्यादा बन रहे हैं 3 डिग्री में। कितने बनेंगे, 10। यहाँ पे जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए दिखाई देंगे आपको, वो कितने दिखाई देंगे, वो आपको दिखाई देंगे मेरे ख्याल से 5 होंगे इसके, है ना। तो यहाँ पे जाएगा, फिर ये यहाँ पे 1 2 3, 3 बन गए, 4th ही होगा, और 5th वो होगा जो आपका जो बेंजीन की जो बॉन्ड है वो आपके उनकी पोजीशन अलग हो जाएगी। लेकिन ये क्या होंगे, अनइक्विवेलेंट होंगे। यहाँ पे जो आपके हाइपर कॉन का स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आगे स्ट्रक्चर बनेंगे वो थोड़े से इक्विवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे, तो जिनकी वजह से जो स्टेबिलिटी होती है आपके टर्शियरी रेडिकल की वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू बेंजाइल रेडिकल। याद रखिएगा, बेंजाइल रेडिकल और अलाइल रेडिकल, ऑब्वियसली ये हमें दिख रहा है रेजोनेंस ज़्यादा है कहाँ पे, बेंजाइल रेडिकल में। तो बेंजाइल रेडिकल इज मोर स्टेबल देन द अलाइल रेडिकल। इसके अभी 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने हैं बेसिक, वो कैसे हैं, दे आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब जिनकी एनर्जी इक्वल हो, है ना। तो यहाँ पे
एक्सपेरिमेंटल देखा गया है, देखो इक्विवेलेंट है तो ऑब्वियसली है जो इनकी क्या रहा होगा, दे अलाइन रेडिकल विल बी मोर स्टेबल बिकॉज इट हैज टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अगर मैंने ये बार बार बात किया कि अगर इक्विवेलेंट होते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटल देखा गया है कि जो बेंजाइल रेडिकल है और अलाइन रेडिकल इनकी ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम होगी, दैट इज अलाइन रेडिकल। देन कौन आएगा, ऑब्वियसली है अब आपका सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल रेडिकल। समझ में आ गया तीनों की बात की जाए, सॉरी 5, जो ये पांचों है हमारे, मेरे ख्याल 6 होंगे ना, हाँ अगर ये 6 हैं तो इनकी बात की जाए तो इनका फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होगी वो आपको ये दिखाई देगी। मैंने आपको इसका रीज़न भी समझा दिया, आपके सामने है रीज़न, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमने अगर मान लो कि मैं बेंजीन, यहाँ पे एक ही बेंजीन अटैच्ड है, अगर मैं 3 बेंजीन जोड़ दूँ तो उसको क्या कहेंगे हम, ट्राई फिनाइल रेडिकल। इसको नोट कर लीजिएगा, मैं रफ करने जा रहा हूँ जी, ठीक है, नोट कर लें। तो देखो यहाँ पे अगर नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा होगा, नेक्स्ट एग्जांपल होगा कि अगर मेरे पास आ जाइए, मैं इसको C6 जो हमारा ये है कौन सिंपली लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि C6H5CH2 रेडिकल, लाइक दिस ऐसे लिख सकते हैं। सपोज कीजिए मैं 2 H हटाए हैं, मैंने 3 के 3 क्या कर दी, बेंजीन रिंग, मतलब C6H5 थ्राइस 3 रेडिकल, तो उसको बोलेंगे ट्राई फिनाइल रेडिकल। फिर हम कर देते हैं C6H5 होल ट्वाइस कर दो, C रेडिकल, CH रेडिकल, देन C6H5CH2 रेडिकल, जो ये बेंजाइल रेडिकल है। दिस इज ट्राइफिनाइल रेडिकल, दिस इज बाइफिनाइल रेडिकल एंड दिस इज बेंजाइल रेडिकल। तो हमें दिखे रेजोनेंस सबसे ज्यादा किसमें होगी, इसमें, यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग है तो 3 बेंजीन रिंग क्या करेंगे, रेजोनेंस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक कर रही है तो ऑब्वियसली है यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये रहा होगा आपका। समझ में आ गया जी। ट्राई फिनाइल रेडिकल, इसका नाम बाइफिनाइल रेडिकल लिख लीजिएगा, और इसका तो पता ही आपको, दिस इज बेंजाइल रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्लियर होगा क्योंकि जितनी ज़्यादा रेजोनेंस होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी आपकी। डन है, समझ में आ गया होगा जी। चलो आगे बढ़ते हैं। एक विनाइल रेडिकल भी हो सकता है। मैं विनाइल रेडिकल, जैसे यहाँ पे अलाइल था, विनाइल रेडिकल ऐसा होता है CH2 डबल बॉन्ड CH। विनाइल का मतलब समझा था मैं, विनाइल का मतलब क्या होता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही फंक्शन ग्रुप है या रेडिकल बना हुआ है, तो दिस इज विनाइल रेडिकल। ये अनस्टेबल होता है बच्चे, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है तो अलाइल रेडिकल के बाद, मतलब यहाँ पे मान के चलो कि जो मिथाइल रेडिकल है आपका, मिथाइल रेडिकल से भी ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होता है ये सबसे लास्ट में जहाँ पे हमने ऑर्डर लिखा था आपके, तो 3 डिग्री बेंजाइल, अलाइल, सेकेंडरी, प्राइमरी, देन मिथाइल, तो उसके लास्ट में लिखे विनाइल रेडिकल, लास्ट में विनाइल रेडिकल भी आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस ही नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉन बैठा है, अब जो इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चे, और ये इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन बैठा है, इनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होंगी, रिपल्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। और वैसे भी ये sp2 कार्बन है, याद रखेंगे, दिस इज sp2 कार्बन। डन, चलो जी, क्योंकि sp2 कार्बन मैंने आपको बताया sp2 कार्बन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्डेड कार्बन, है ना, दैट इज sp3। तो sp2 कार्बन, ये sp2 तो हो ही है ऑब्वियसली, डबल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा आ जाती है आपकी, तो जिसकी वजह से आपका ना ही इसमें रेजोनेंस तो है ही नहीं, तो ना रेजोनेंस है तो स्टेबिलिटी कहाँ से होगी, है ना, कोई पेयरिंग करने के लिए मिलेगा नहीं इसको, तो स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाती है विनाइल रेडिकल की आपके। डन, नोट करेंगे साथ साथ में। अब मान लो मैं ये बेंजाइल रेडिकल वाला केस लेके चलता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं, मुझे यहाँ पे बताओ कि अगर सपोज करना जो ये वाले हैं और जो हमने पीछे पढ़े, अब मैं ट्राइफिनाइल रेडिकल, बाइफिनाइल रेडिकल
और बेंजाइल रेडिकल, ये 3 हो गए, और पीछे हमने 6 पढ़े थे वो। इन सब में आपको पूछूंगा रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहा होगा। देखो, रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहा होगा इन सब में। रिलेटिव स्टेबिलिटी तो सबसे स्टेबिलिटी तो देखिए इसकी होगी, है ना। तो दैट इज जो ट्राइफेनल रेडिकल है C6H5 होल थ्राइस सी, इसकी सबसे स्टेबिलिटी होगी क्योंकि रेजोनेंस सबसे ज़्यादा है। फिर किसकी होगी बता सकते हो, याद होगा आपको, तो जब मैं बताया 3 डिग्री की होगी बेंजाइल से पहले। आप कहेंगे सर बाईफ्रेनल से पहले भी होगी, क्या बाईफ्रेनल नहीं आएगा? कोई मुझे बता सकता है कि बाईफ्रेनल सेकंड नंबर पे आना चाहिए कि 3 डिग्री आना चाहिए? जरा सोच के बताना मुझे, क्या 3 डिग्री आएगा या बेंजाइल आएगा पहले और ये बाईफ्रेनल आएगा? बेंजाइल तो हमें पता है कि 3 डिग्री इसके बीच में आ जाएगा, कहीं ना कहीं पहले आएगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये सेकंड नंबर पे आएगा, है ना, ऑब्वियसली आएगा क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस अभी भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ट्वाइस CH रेडिकल, अब 3 डिग्री आएगा बच्चे आपका, 3 डिग्री रेडिकल, देन दिस बेंजाइल रेडिकल। अब तो फिर आपको याद ही होगा बेंजाइल के बाद अलाइल रेडिकल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल, देन विनाइल। याद रहेगा, वो ऑर्डर जरूर लिख लेंगे एक बार। डन, इसको लिख लीजिएगा बच्चे, एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है, साथ में मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मान लो कि यहाँ पे कोई ग्रुप लगा होगा, मान लो बेंजाइल रेडिकल लेते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, तब क्या होता होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में मैंने बात की हुई है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। सपोज कीजिएगा, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास कोई बेंजाइल रेडिकल है, लेट्स से दिस वन, दिस इज बेंजाइल रेडिकल, ठीक है। एक और लेते हैं, लेकिन बेंजाइल रेडिकल के ऊपर कोई ग्रुप लगा देते हैं, लेट्स से एक बार लगा देते हैं OCH3, यहाँ पे मैंने पैरा पे लगा दिया OCH3, दैट इज मिथॉक्सी ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे CH2 रेडिकल है। एक और लेते हैं, लेट्स से CH3 लगा देते हैं, ये बेंजाइल रेडिकल, और यहाँ पे CH3 लगा पैरा पे। और करना चाहते हैं आप NO2 ले सकते हैं, एक फोर्स लगा सकते हैं NO2। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है उसको समझिएगा जरा। ये NO2 हो गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर समझाएगा। तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि आपको चेक करने कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, रेजोनेंस इफेक्ट पड़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट पड़ा, सब कुछ लगाना है। जो OCH3 है सबको पता है इसका क्या होता है, इसका प्लस आर रेजोनेंस होता है और माइनस आई भी होता है, लेकिन इसका जो प्लस आर होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है उसके माइनस आई से। तो प्लस आर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, मतलब ये क्या करता है, ये यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, बढ़ा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो क्या होगा, जहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी आपकी, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही